अमीर और गरीब बहू का करवा चौथ। सुहागनों का त्योहार करवा चौथ आने वाला था। पूरा बाजार रंग बिरंगी चूड़ियों और सुंदर सुंदर साड़ियों से सजा हुआ था। कीर्ति बहू, जरा जल्दी से यहाँ तो आना। जी सासू माँ, आपने बुलाया? हाँ, ये लो, ये साड़ी तुम्हारे लिए। अरे वाह सासू माँ, ये साड़ी तो बड़ी ही सुंदर है, काफी महंगी लगती है। मेरी गौरी सुंदर बहू के लिए क्या सस्ता क्या महंगा। वैसे कीर्ति बहू, शादी के बाद ये तुम्हारा ससुराल में पहला करवा चौथ है। इतने में सुमित्रा की बड़ी बहू राधा चाय लेकर आती है। माँ जी, चाय रख दे यहाँ। अब क्या मेरे सर पर रखेगी? अरे भगवान, कभी तो बेचारी बड़ी बहू से मीठे मुंह बात कर लिया करो, जब देखो उसे सुनाती रहती हो। अजी, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारी पसंद से तो ये गरीब की बेटी हमारे घर की बहू बन गई है, वरना मैं तो कभी इस शादी से खुश थी ही नहीं। पता नहीं किन भिखमंगों से रिश्ता जोड़ लिया। इसके बाप ने 1 रुपया भी दहेज में नहीं दिया है। अपनी सास के दिए तानों को सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधा की शादी को तकरीबन 6 महीने हुए हैं और कीर्ति की शादी को बस 2 ही महीने हुए हैं। साथ ही कीर्ति अपने साथ बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। सुमित्रा उसे पलकों पर बिठाकर रखती है और राधा को हमेशा कोसती रहती है। इतने में राधा का पति उसे आवाज लगाता है। राधा, राधा कहाँ हो तुम? जी आई। जैसे ही राधा कमरे में जाती है तभी यश गुस्से से तिल मिलाकर शर्ट उसके मुंह पर मारता है। क्या है ये? पूरा दिन आखिर तुम घर में रहकर करती क्या हो? मेरे शर्ट का बटन कैसे टूटा हुआ है? मेरी आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अबे क्या पहन कर जाऊं? अजी आप गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी बटन लगा देती हूँ। राधा बटन लगाकर शर्ट यश को दे देती है। सुनिए, करवा चौथ आने वाला है, आप मुझे बाजार ले चलेंगे? मेरे पास इतना फ्री फंड का टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ जाऊं। और शक्ल देखी है तुमने अपनी? तुम्हें देखकर कौन कहेगा कि हमारी नई नई शादी हुई है? हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और तुम बिल्कुल गंवार बनकर रहती हो। जरा भी मेकअप नहीं करती, बस एक बिंदी सिंदूर थोप लेती हो। हटो अब रास्ते से मेरे। यश राधा को धक्का देके चला जाता है। शाम को कीर्ति अपनी सास से कहती है, सासू माँ, मुझे करवा चौथ के लिए साड़ी की मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ी और मेकअप का सामान लेकर आना है। हाँ कीर्ति बहू, मुझे याद है, मुझे भी तुझे करवा चौथ पर देने के लिए सरगी का सामान खरीदना है। ठीक है सासू माँ, एक बार आप ये सामान देख लीजिए, मम्मी डैडी ने मेरे करवा चौथ के लिए भिजवाया है। अमीर बहू के मायके से आए हुए सामान को देखकर सुमित्रा अपनी गरीब बहू को एक बार फिर से ताने मारते हुए कहती है, रिश्तेदारियां निभाना तो कोई मेरी कीर्ति बहू के मायके वालों से सीखे। कितना कुछ भेजा है, फल फ्रूट, मिठाइयाँ, कपड़े, और एक मेरी गरीब बहू है, इसके गरीब घर से कुछ भी नहीं आया। माँ जी, आप तो जानती हैं मेरे पिताजी ने कितनी मुश्किल से मेरी शादी की है, ऐसे में वो इतना सब कहाँ से भेजेंगे? हाँ हाँ, मेरी गरीब बहू, तेरे मायके वाले चाहे जैसे भी क्यों ना हो, लेगी तो तू उन्हीं भिखारियों का पक्ष। मैं कीर्ति बहू को लेकर बाजार जा रही हूँ, तू पूरा घर कल के करवा चौथ के लिए सजा देना। जी माँ जी। एक तरफ जहाँ सुमित्रा अपनी अमीर बहू को करवा चौथ के लिए महंगी साड़ी, गहने सब कुछ दिलाती है, वहीं अपनी गरीब बहू से झूठे मुंह भी कुछ भी नहीं पूछती। राधा फूट फूट कर रोते हुए रसोई में खाना बनाती है। भगवान, क्या आपने मुझ गरीब बहू की किस्मत में खुशियां लिखी ही नहीं है? माँ जी मेरे साथ इतना फर्क करती हैं और यश जी भी मुझे देखना नहीं चाहते, मैं क्या करूं? राधा बहू, तुम अपना दिल छोटा मत करो, कल करवा चौथ है, तुम सच्चे मन से बस माँ करवा का व्रत रखो। करवा चौथ की सुबह सुमित्रा अपनी अमीर बहू को फल फ्रूट, मेवे, मिठाई, खीर, बताशे से भरी थाली देती है। ये लो कीर्ति बहू, तुम्हारे करवा चौथ की सरगी अच्छे से खा लेना, क्योंकि सारा दिन तुम्हें भूखे रहना है। रात में चांद निकलने के बाद ही तो कुछ भी खा पाओगी या पानी पियोगी। जी सासू माँ। माँ जी, आपने मुझे तो सरगी दी ही नहीं। पहले मुझे और कीर्ति बहू को खा लेने दे, हमारे बाद में जो बचेगा तू खा लेना। राधा वहीं खड़ी होकर अपनी सास और अमीर देवरानी के सरगी खाने तक इंतजार करने लगती है, जिसके बाद में बचा हुआ सड़ा गला फल और थोड़ी सी ही खीर उसके हिस्से में आती है। तभी उसकी माँ ममता का फोन आता है। हेलो राधा बेटी, तूने सरगी खा ली? बस खा ही रही हूँ माँ। क्या क्या दिया है तेरी सास ने तुझे सरगी में? अगर मैंने माँ को सच बता दिया तो पता नहीं उनके दिल पर क्या बीतेगी।
बहुत कुछ है माँ, मेवा, मीठी मठरी, मिठाई, खीर, पूरी, पनीर की सब्जी। बेटी राधा तू खुश तो है ना? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। रखती हूँ माँ। फोन रखकर राधा फूट फूट कर बहुत रोती है। करवा चौथ का व्रत रखे हुए भी सारा दिन बेचारी गरीब बहू घर के काम करती है। वहीं अमीर बहू बड़े ही ठाट बाट से अपने कमरे में आराम फरमाती है। प्रतीक, आज ऑफिस जाना जरूरी है क्या? मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। मेरी प्यारी बेबी, मैं जल्दी आ जाऊंगा, पक्का। देवर जी, ये लीजिए आपका टिफिन। भाभी, आज मुझे खाना नहीं चाहिए। वो मैंने भी कीर्ति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। देवरानी जी, आप बहुत खुश नसीब हैं जो आपको देवर जी जैसे पति मिले हैं। और एक मैं हूँ, यश जी मुझे प्यार से देखते भी नहीं। ये कहते हुए राधा का दिल भर आता है। तभी यश वहां आ जाता है। यश जी, मैंने आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, शाम को जल्दी आ जाइएगा। यश राधा की बातों का कोई जवाब नहीं देता। अमीर बहू कीर्ति सास की दी हुई महंगी साड़ी पहनकर करवा चौथ के लिए ब्यूटी पार्लर से रेडी होती है। वहीं राधा अपनी शादी का जोड़ा पहनकर बड़ी ही खुशी से खुद से ही 16 श्रृंगार करके तैयार होती है। तभी दोनों भाई घर लौट आते हैं और कीर्ति नखरे करते हुए कहती है, उफ, ये चांद कब निकलेगा? मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने भी तो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है ना कीर्ति, तो मेरे लिए थोड़ी देर और इंतजार नहीं कर सकती? ओके फाइन। प्रतीक, मेरे पैर भी दुख रहे हैं, प्लीज दबा दो। प्रतीक कीर्ति के पैर दबाने लगता है। तभी वहां सुमित्रा आ जाती है। कीर्ति बहू, क्या है? प्रतीक मेरे पैर ही तो दबा रहा है, आपस में इतना चिल्ला क्यों रही हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें? पत्नी के लिए पति उसका भगवान होता है। लगता है तुम्हें करवा चौथ व्रत की मान्यता नहीं पता। बस सासू माँ, मैं कुछ बोल नहीं रही। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहो। ये पति परमेश्वर जैसी फालतू बातों को मैं नहीं मानती। मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ, आपकी तरह गंवार नहीं। अपनी अमीर बहू की ये बात सुमित्रा को बहुत बुरी लगती है और वह रोते हुए कहती है, ठीक कहा बहू तूने। खैर, मैं ये बताने आई थी, चांद निकल गया है। दोनों अमीर गरीब बहुएं करवा चौथ का व्रत खोलती हैं, जहां गरीब बहू राधा अटूट श्रद्धा भक्ति से करवा माता की पूजा करती है। हे करवा माता, मेरा सुहाग बना रहे। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि जब तक मैं जीऊं, मैं अपने यश जी की सुहागन रहूं। इसके बाद राधा अपने पति के पैर छूती है। मेरा पत्नी व्रत सफल हुआ, मुझे आशीर्वाद दीजिए यश जी। प्रतीक, ये पूजा पाठ बाद में करना, मुझे प्यास लगी है, पहले मुझे पानी पिलाओ। ये बोलकर अमीर बहू प्रतीक के हाथों से लोटे का पानी छीन कर पी लेती है और उसके पैर भी नहीं छूती। अब जाके जान में जान आई है। अगले साल से मैं ये करवा चौथ का झंझट मुझसे नहीं होगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कीर्ति, ये करवा चौथ का कठिन व्रत तुमसे नहीं होगा। यश भैया, मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूँ। आप बड़े किस्मत वाले हैं जो आपको राधा भाभी जैसी पत्नी मिली है, जिन्होंने आपके लंबी उम्र के लिए भूखी प्यासी रहकर करवा चौथ का व्रत रखा। बदले में वो सिर्फ आपसे थोड़ी इज्जत और प्यार चाहती हैं। क्या आप उन्हें उतना भी नहीं दे सकते? ये सुनकर राधा की आंखें छलछला जाती हैं और यश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो राधा, मैंने तुम्हारे सादगी भरे रूप को कभी देखा ही नहीं। बस तुम में खूबसूरती ढूंढता रहा, मगर मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम मिली हो। हाँ राधा बहू, तो इस घर की लक्ष्मी, एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी भी है। बस मैं ही तेरी सास नहीं बन पाई। माँ जी, यश जी, मेरे दिल में आप दोनों के लिए आज भी उतनी ही इज्जत है जितनी की कल थी और हमेशा रहेगी। और देवरानी जी, करवा चौथ का व्रत झंझट नहीं, बल्कि एक सुहागन के लिए उसके पति का प्यार भरा एहसास है, जो पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है। राधा के समझाने पर कीर्ति को भी करवा चौथ के मायने समझ में आ जाते हैं और राधा को भी पति का प्यार और सास के रूप में मां मिल जाती है। शीतल, आई एम सेइंग दिस, तेरे घर की किटी पार्टी ना एक नंबर की होती है, वरना तो मिसेस मल्होत्रा के घर की किटी पार्टी तो बिल्कुल ही बोरिंग होती है। कामिनी, कहीं तुम उसी मिसेस मल्होत्रा की बात तो नहीं कर रही जिनकी बहू अभी कुछ दिनों पहले वॉचमैन के साथ भाग गई थी?
यार शीतल, जो भी हो मगर मिसेस मल्होत्रा हमारी सहेली है, किसी का इतना मजाक बनाना भी ठीक बात नहीं। यू नेवर नो कि कब तुम्हारा मजाक बन जाए। ये सुनकर शीतल घमंड से कहती है, कामिनी, अगर तुम भूल रही हो तो मैं याद दिला देती हूँ, मैं इस किटी पार्टी क्लब की ओनर हूँ। ये क्लब मेरे पैसों से चलता है, अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। शीतल ऐसा कही रही होती तभी उसके दोनों बेटे योगेश और संदीप अर्पिता और कविता नाम की 2 काली लड़कियों से शादी करके उन्हें घर ले आते हैं। उन्हें देखकर कामिनी शीतल को ताने मारते हुए कहती है, शीतल, मिसेस मल्होत्रा की बहू के लिए तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। उनकी बहू जिस वॉचमैन के साथ भागी थी वो तो फिर भी कोरा चिट्टा है, मगर तुम्हारे दोनों बेटे तो काली भट्टी जैसी बहुओं को भगा लाए। अब इनको क्या कहोगी? शीतल अपनी दोनों काली बहुओं को गुस्से से घूरते हुए कहती है, संदीप, योगेश, क्या है ये सब? अगर तुम दोनों को लव मैरिज करनी ही थी तो पूरी दुनिया में तुम्हें ये काली कलूटी बैंगन लूटी ही मिली थी। माँ, ये दोनों दिल की बहुत अच्छी हैं, आप इन्हें एक मौका देकर तो देखिए। शीतल गुस्से में अपनी दोनों काली बहू का स्वागत नहीं करती और अपने कमरे में चली जाती है। अगर मेरे इन दोनों बेटों की तरह मेरे बाकी के तीनों बेटों ने भी ऐसे ही बदसूरत लड़कियों से शादी कर ली तो रिश्तेदारों से लेकर हर जगह मेरी नाक कट जाएगी, और ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। ये सोचकर शीतल अपनी बाकी के तीनों बेटों की शादी अमीर घर की गोरी घमंडी कीर्ति, स्वाति और रिया से कर देती है और उनका स्वागत करती है। जैसे ही तीनों गोरी बहुएं गृह प्रवेश करती हैं तभी ऊपर से उन पर बहुत सारे गुलाब के फूल गिरने लगते हैं। वाह सासू माँ, थैंक यू इस तरह से हमारा स्वागत करने के लिए। वैसे सासू माँ, क्या हमारी तरह आपने हमारी जेठानी का स्वागत भी ऐसे ही किया था क्या? स्वाति बहू, मेरे पैसे फ्री फंड में थोड़ी आ रहे जो मैं इन जली उपली जैसी शक्ल वाली बहुओं के गृह प्रवेश के लिए इतने महंगे गुलाब के फूल खरीद कर मंगवाऊंगी। हाँ। सास की इस बात पर तीनों गोरी बहुएं हंसने लगती हैं। वहीं अपने काले रंग का मजाक उड़ता देखकर बेचारी दोनों बहू की आंखों में आंसू भर आते हैं। समय गुजरता है जहां शीतल अपनी तीनों गोरी बहुओं को पलकों पर बिठाकर रखती है, वहीं बेचारी दोनों काली बहू से नौकरों की तरह दिन भर काम करवाती है। तभी एक सुबह दोनों काली बहुएं अपनी सास के पैर छू कर कहती हैं, माँ जी, हम दोनों माँ बनने वाले हैं और आप दादी बनने वाली हैं। हाँ माँ जी, अब हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। काली बहुओं की माँ बनने की बात सुनकर शीतल जरा सी भी खुश नहीं होती और उनको झाड़ते हुए कहती है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई अपने काले कलूटे हाथों से मेरे पैरों को छूने की? दूर हटो मुझसे। इतने में शीतल की तीनों कोरी बहुएं हाथों में रिपोर्ट लेकर उसके पास आती हैं। सासू माँ, गेस व्हाट, हम तीनों प्रेग्नेंट हैं, आप दादी बनने वाली हैं। अपनी तीनों गोरी बहू के बच्चे की बात सुनकर सास इतराते हुए कहती है, वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम देखना मेरी प्यारी गोरी बहुओं, मैं तुम तीनों की गोद भराई कितने धूमधाम से करूंगी। सासू माँ, जमाना मॉडर्न हो गया, ये गोद भराई जैसी घिसी पिटी रस्म तो गए गुजरे, गरीब लोग करते हैं। हम चाहती हैं कि आप हम तीनों बहुओं का बेबी शावर करें। हाँ हाँ ठीक है, जैसा तुम तीनों चाहोगी वैसा ही होगा। अपनी सास को अपनी गोरी बहुओं के लिए इतना प्यार देखकर ये बात दोनों काली बहुओं के दिल पर लगती है और वो रोते हुए रसोई में आती हैं। कविता, माँ जी हम दोनों के साथ इतना फर्क क्यों करती? हमारे काले रंग के चलते पहले उन्होंने हम दोनों को ठुकरा दिया और आज हमारे होने वाले बच्चों से भी उन्हें जरा भी खुशी नहीं हुई। बुरा तो मुझे भी लगता है अर्पिता दीदी, जब माँ जी अपनी तीनों गोरी बहू की तो हर बात मानती हैं मगर हमें ताने देती हैं। शीतल अपनी तीनों प्रेग्नेंट गोरी बहुओं के खाने पीने का खूब ख्याल रखती है और अपनी काली बहुओं को भी उनकी खातिरदारी में लगाए रहती है। स्वाति, रिया, कीर्ति बहू, ये लो नारियल बर्फी खाओ। बस सासू माँ, पेट भर गया। अरे रे रे, जरा सा फल फ्रूट और 4-5 गोंद के लड्डू से पेट भर गया। वैसे मेरी दोनों काली बहुएं तुम्हें रोज रात को केसर वाला दूध पीने को देती तो हैं, कहीं ना तो वो दूध भी खुद ही हड़प जाए। उनकी इतनी मजाल थोड़ी है सासू माँ। इतने में दोनों बहुओं को आता देखकर गोरी बहुएं चुप हो जाती हैं। माँ जी, रात के खाने में क्या बनाऊं? सासू माँ से क्या पूछती हो हमारी काली जेठानी जी, हमारे लिए रात के खाने में बटर चिकन और तंदूरी रोटी बनाना। माँ जी, थोड़ी सी धुली मूंग की दाल मंगा दीजिए, मुझे दाल का चीला खाने का बड़ा मन कर रहा है। कोई जरूरत नहीं है,
ज्यादा जीप चलाने की, वैसे भी थोड़े दिनों में मेरी तीनों बहू का बेबी शावर है, समझी? सास का ऐसा कहना दोनों काली बहुओं के लिए हर बार का था, जिस वजह से बेचारी दोनों काली बहुएं पेट से होकर भी मन मारकर रूखी सूखी रोटी खाकर रह जाती। अब पांचों बहुओं को 9वां महीना लग जाता है और शीतल अपनी तीनों गोरी बहुओं की बेबी शावर की खरीदारियों में लग जाती है और वो खरीदारी करके हंसते हुए घर में घुसती है। वैसे आपकी पसंद को मानना पड़ेगा सासू माँ, आपने हमें बेबी शावर के लिए ड्रेस बड़े ही मस्त दिलवाए हैं। क्यों नहीं दिलाती, कल मेरी तीनों गोरी बहुओं का बेबी शावर है तो तुम सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। वैसे सासू माँ, अपने फोटोशूट वाले को तो बुलाया है ना? हाँ कीर्ति बहू। इतने में शीतल की दोनों काली बहू उसके पास आकर बड़ी उम्मीद लगाकर हिचकिचा कर कहती है, माँ जी, लगता है हमारे लिए बेबी शावर के कपड़े लाना आप भूल गई हैं। किस बात का बेबी शावर तुम दोनों का? काली कलूटी का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम दोनों का बेबी शावर करके मुझे अपनी नाक थोड़ी कटवानी है। कल सिर्फ मेरी 3 बहू का बेबी शावर है, समझी? जिसमें तुम मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक जूस सर्व करोगी। ये सुनकर दोनों काली बहू को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए कहती हैं, ठीक है माँ जी, अगर इसी में आपकी खुशी है तो हम ये भी करेंगी। शीतल अपनी तीनों गोरी बहू की बेबी शावर में लाखों रुपए का खर्चा करके बहुत ही शानदार तरह से पूरे घर को सजाती है और फोटोशूट से लेकर बड़े बड़े लोगों को भी बुलाती है। वहीं तीनों गोरी बहुएं अपनी बेबी शावर में महंगे पार्लर वाली से मेकअप कराती हैं, साथ ही अपनी बेबी बम पर मेहंदी भी लगवाती हैं, जिसके बाद बड़ी ही धूमधाम से उनका बेबी शावर होता है। माँ जी, क्या कुछ देर के लिए हम दोनों भी बाहर आ जाएं? हमने आज तक बेबी शावर होते हुए नहीं देखा है। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का, काली कलूटी का। तुम्हें बाहर लोगों के सामने बुलाकर मुझे अपनी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़वानी है। अब जल्दी जल्दी मेहमानों के लिए स्नैक्स बनाओ और एक जाकर कोल्ड ड्रिंक और जूस सर्व करो। इसके बाद शीतल खुश होकर अपनी तीनों बहुओं के पास आती है। बहू, तुम तीनों मुझे बुलाना भूल गई थी। खैर देखो, मैं खुद ही चली आई। चलो अब 2-4 तस्वीर मेरे साथ भी खिंचवा लो, ताकि तुम्हारी सासू माँ के साथ भी तो बेबी शावर की कुछ यादें हो जाएं। अचानक से शीतल का हाथ लगकर कीर्ति और स्वाति के पेट पर लगा हुआ मेहंदी बिगड़ जाता है, जिस पर दोनों गोरी घमंडी बहुएं उसे बहुत सुनाती हैं। दूर हटिए हमसे, आपको अभी हमारे बीच में आना जरूरी था। इतनी खूबसूरत मेहंदी लगवाई थी, सारी मेहंदी बिगाड़ दी, पूरा मूड खराब कर दिया। कीर्ति बहू, मैंने देखा नहीं, गलती से हो गया, मुझे माफ कर दो। सासू माँ, आपने हमारा अच्छा खासा बेबी शावर बिगाड़ दिया। अब हमसे फेविकोल की तरह चिपकी क्या है? जाइए यहाँ से, हमें हमारे बेबी शावर का फोटोशूट करने दीजिए। हाँ, जाओ भी। गोरी घमंडी बहुओं के ऐसे बर्ताव के साथ धक्का देने के साथ काली बहू आगे आकर उसे संभाल लेती हैं। माँ जी, आप ठीक तो हैं? कविता, जल्दी से पानी लेकर आओ। वो दोनों उसे सोफे पर बिठाती हैं। वहीं गोरी बहुएं अभी भी बेफिक्री से फोटोशूट में लगी होती हैं। अपनी काली बहुओं के मन में इतना अपनापन और फिक्र भरा देखकर शीतल की आंखें खुल जाती हैं और वो हाथ जोड़कर अपनी दोनों बहू से माफी मांगती है। अर्पिता बहू, कविता बहू, हो सके तो अपनी सास को माफ कर दो। मैंने तुम दोनों के काले रंग के चलते तुम दोनों को कितना कोसा। एक औरत के लिए माँ बनना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है, पर मैंने तुम दोनों को ऐसी हालत में खाने पीने के लिए तरसाया और जिन गोरी बहुओं के लिए इतना सब किया, उनके मन में मेरे लिए जरा भी इज्जत और अहमियत नहीं। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए माँ जी, हमारे दिल में आज भी आपके लिए उतनी ही इज्जत है जितनी की कल थी और हमेशा रहेगी। शीतल अपनी दोनों काली बहू को गले से लगा लेती है और फिर बड़े ही धूमधाम से उन दोनों की भी गोद भराई करती है। साथ ही उन्हें और उनके बच्चे को खुशी से भरकर ढेर सारे आशीर्वाद देती है, जिसे देखकर तीनों गोरी बहुओं के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो अपनी घमंडी हरकतों के चलते अपनी इज्जत हमेशा के लिए खो देती हैं।